So, my dear students, welcome you all of you in my YouTube channel KD Mother Tutorials, and please subscribe my channel. Before we going to start the topic, please subscribe my channel. The name of the channel is KD Mother Tutorials, and this one is the channel through which we are going to discuss the math science classes of standard 8, 9 and 10. And I think I have posted more than 40 videos of math and science of standard 9 and 10. So you have to watch each and every videos, and if there is some problems in any videos, or if you feel some uneasiness in any lecture, then please comment and please subscribe my channel, because your subscription enhance my energy to post the updated videos of each and every chapter through the lectures. So today we are going to discuss the chapter cell, the first chapter cell, and this chapter belongs to standard 8 as well as in standard 9. So we are going to discuss this chapter through the syllabus of standard 9, because this makes you very comfortable if you are in standard 8. And the idea is about this cell is more easy to understand for the standard 8. Clear? So today we are going to discuss biology chapter cell, and today's topic is structure of cell and forward. यानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और इससे आगे का हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले के वीडियोस में हम सेल के बारे में पढ़ा दिए, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए, सेल का शेप, साइज, किसने डिस्कवरी किया, ये सारी चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें पहले से ही हम बोर्ड पे जो है वो सेल का एक स्ट्रक्चर बना करके ये रखे हुए हैं। इसलिए रखे हुए क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, और ये टाइम टेकिंग है, तो टाइम ज्यादा ना लगे, ज्यादा एमबी ना उठे, उसके वजह से हम क्या किए, यहाँ पे पहले से ही सेल का स्ट्रक्चर बना दिए हैं। इसके माध्यम से हम पढ़ाई आपको बताएंगे सेल के बारे में। तो सेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। द फर्स्ट वन इज प्लांट सेल एंड सेकेंड वन इज एनिमल सेल। यानी एक प्लांट सेल है और दूसरा एनिमल सेल है। तो यहाँ पे हम एक ही सेल बनाए हैं, बस इसी सेल के माध्यम से, इसी के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम दोनों सेल को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो चलते हैं स्टडी को, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेल का जब हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए चलते हैं, तो यहाँ पे तीन क्राइटेरिया को, तीन चीज को देखेंगे, है ना। जैसे तीन इसका मेजर फंक्शनल रीजन होता है सेल का। देयर आर 3 मेन फंक्शनल रीजन ऑफ द सेल, एंड द फर्स्ट रीजन इज द सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट रीजन जो वो सेल मेम्ब्रेन का रीजन है। सेकेंड जो रीजन है वो हमारा न्यूक्लियस का रीजन होता है, और थर्ड रीजन हमारा साइटोप्लाज्म है। तो आज के वीडियो में जितना ज्यादा हो सकता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये सेल जो बना हुआ है, सेल दो तरीके का, एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। याद रखेंगे कि प्लांट सेल जो बना हुआ होता है वो जो कंपोनेंट से बना हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज, यानी प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स, व्हाइल एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। यानी एनिमल सेल जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। तो एग्जाम में ये बड़ा क्रूशियल होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, एंड प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि प्लांट, ये जो सेल का जो आउटर बाउंड्री है, ये जो देख रहे हैं, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं, इस आउटर बाउंड्री को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग और भी 3 नाम से जानते हैं, यानी टोटल 4 नाम हुआ। पहला तो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको आउटर मेम्ब्रेन को बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग 4 नाम से जानेंगे। कौन कौन? सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तीसरा सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, और चौथा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 4 नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब ये तो एनिमल के केसेस में देख रहे हैं, प्लांट के केसेस में क्या देखते हैं कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लांट के केसेस में बोला, ये जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का घिरा हुआ होता है, लेकिन प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा वो सेल वॉल का बना होता है। हालांकि उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगा, लेकिन याद रखेंगे कि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे भी रहा होगा कि ये 2 लेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है एनिमल के सेल में। लेकिन प्लांट सेल में क्या देखते हैं कि प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसके आउटर में बाहर में डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, और वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो ये हम लोग देखें। अब यहाँ पे जब हम लोग स्टडी करने के लिए चलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करते हैं, तो देखते हैं ना कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग कंपोनेंट है सेल का, है ना। ये थिन होता है और इलास्टिक नेचर का होता है, ये पतला होता है और इलास्टिक नेचर का होता है। दैट मींस कि ये एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है और कर सकता है। एक दूसरा इसमें हम लोग बताते हैं कि इसका थिकनेस होगा वो 7 nm का होता है, 7 nm, है ना। मतलब 7, इसको एंगस्ट्रॉम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 70 एंगस्ट्रॉम थिक स्ट्रक्चर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये इसके ये जो सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे पोर्स मौजूद होता है। इस पोर को हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर पोर बोलते हैं। और इसी पोर के माध्यम से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, मतलब 2 सेल के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा, कुछ मटेरियल जो इस सेल को चाहिए वो दूसरे सेल से लेगा, दूसरे सेल को इससे चाहिए, तो ये एक्सचेंज होता है वो सेलुलर पोर के माध्यम से यहाँ पे होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे तो इसका मॉडल जो है, इसका मॉडल जो वो बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया है, लेकिन इस लेवल तक, क्योंकि हम लोग क्लास 9th और 8th के लेवल तक पढ़ रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 1972 में, यानी 1972 में इसका स्ट्रक्चर जो साइंटिस्ट दिया था उसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। ये 2 साइंटिस्ट हैं, पढ़ने के लिए हम लोग सिंगर एंड निकोलसन बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार ये जो ये स्ट्रक्चर जो है सेल का, ये सेल का स्ट्रक्चर दिया था, और इस स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो स्ट्रक्चर है आप बुक में देखेंगे, ये बोर्ड पे हम अभी नहीं बना सकते हैं, टिपिकल होता है। इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, है ना। अब यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद होता है, तो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही। इसके साथ साथ देखते हैं कि कुछ और भी सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। यहाँ पे देखिए, अभी हम थोड़ा सा पहले सेल का स्ट्रक्चर बता देते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड लाइक मटेरियल्स मौजूद है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड, है ना, ये तरल पदार्थ मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, वो सारा का सारा सेल ऑर्गेनेल्स इसमें स्टेबल है, मूव कर रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे 2-4 नाम यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यानी सेल के अंदर में 2 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दिए हैं। पहले हम स्ट्रक्चर को क्लियर कर देते हैं, फिर 1 बाय 1 सारे सेगमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर में क्या है, ये ग्रेनुलर, छोटा छोटा ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के चलते राइबोसोम्स इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बना देता है, एंड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोसोम्स दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे ही ये भी जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इस पे किसी तरह का कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, इस पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके चलते इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए कि राइबोसोम्स तो यहाँ पे है ही, राइबोसोम्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो है ही, लेकिन राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जैसे देखिए हम बताए, यहाँ लिखे हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स कैसा है, फ्री राइबोसोम्स है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है।
अब ये राइबोसोम्स बनाता कौन है, तो ये न्यूक्लियस का काम है राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करना, बनाना। क्लियर। अब देखिए, तो ये हम अभी 2 सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताया, एक तीसरा सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो वो क्या है, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना। यानी एनर्जी, सेल को जो एनर्जी चाहिए, ये सारा का सारा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कौन करता है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये मल्टीपल की संख्या में होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो देख रहे हैं, इसके ऊपर में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है ना। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे हैं जिसके ऊपर में क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं गोल्जी बॉडी, यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो गोल्जी बॉडी देख रहे हैं, ये भी सेल ऑर्गेनेल है। ये लगभग न्यूक्लियस के करीब में होता है, और इसका 2 इंड होता है, एक बेसल इंड होता है, एक फ्री इंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ये हुआ सिस इंड इसको बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है ट्रांस। तो सिस इंड जो होता है ये वेस्किल्स के माध्यम से, देखिए यहाँ पे ये छोटा छोटा यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर जो बना है, इसको गोल्जी वेस्किल्स बोलते हैं, है ना। तो ये देखिएगा इस तरीके का ये क्या बोलते हैं, ये एक कैप्सूल के जैसा, ट्यूब के जैसा बना हुआ है ना। और इस तरीके से ये अरेंज होता है। इसका बेसल इंड जो होगा वो न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस के करीब में होता है। सिस, इसको हम लोग सिस फेस बोलते हैं। और ट्रांस जो होता है वो फ्रीली होता है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मुड़ा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स मौजूद है सेल में, है ना। ये वैक्यूल्स एनिमल सेल में ये क्या होगा, मल्टीपल होगा, छोटा छोटा हो सकता है, और हो सकता है कि ये ना भी हो, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। हाँ, प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स जो देखते हैं वो बड़े नंबर में, मतलब बहुत बड़ा आकार का होता है, बहुत ज्यादा बड़े शेप का ये होता है ना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रोसोम देख रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसका काम, फंक्शन हम बताएंगे जब सेल ऑर्गेनेल को पढ़ाएंगे, तब इसका काम है सेल को डिवाइड करना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं लाइसोसोम्स, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर बन रहा है, इस पोर को हम लोग सेलुलर पोर बोलते हैं। इस तरीके से हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल थे उसके बारे में हम आपको समझा दिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूक्लियस को हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे लेवल किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम साफ साफ, है ना। ये न्यूक्लियस है। और एनिमल सेल में सबसे बड़ी बात है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है ना वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। सेल के बिल्कुल बीचों बीच ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद होता है एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे कहीं पे ये मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है ना, वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। प्लांट का जो सेल होगा वो सेल का 90% स्पेस जो है वो वैक्यूल्स है वो कवर किए हुए होता है। प्लांट का 90% स्पेस जो है वो वैक्यूल्स कवर किए हुए होता है। और वैक्यूल्स क्या है, सेंट्रली लोकेटेड है। तो सेंटर में वैक्यूल्स के होने के चलते प्लांट में न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी के आसपास चला जाता है ना। तो ये हम यहाँ पे वैक्यूल्स बताएं, और याद रखेंगे प्लांट सेल में जब पढ़ेंगे तो वैक्यूल्स जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट, ये मिस कर गए थे, अभी हम लिख दे रहे हैं, है ना। अब एनिमल सेल में समझिए, वैक्यूल्स के बारे में जस्ट बताएं कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो छोटा छोटा होगा, कुछ के संख्या में 2, 4, 5 की संख्या में होगा। प्लांट सेल में एक होगा और बहुत बड़ा होता है, लगभग 90% स्पेस को ये वैक्यूल जो है वो कवर कर रहा होता है। ये डिफरेंस हम यही एक ही सेल के माध्यम से प्लांट और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। यहाँ जो गोल्जी बॉडी बताए हैं, तो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी बोलते हैं, लेकिन प्लांट सेल में इसी गोल्जी बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिप्टोजोम्स। क्या बोलते हैं, डिप्टोजोम्स बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में यहाँ पे बता दिए। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे सेल के आउटर जो पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल लेयर इनवेलप से ये कवर किया हुआ है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे लिखे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर न्यूक्लियर इनवेलप भी हम लोग इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं।
अब क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस के बीच में यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में छोटा छोटा पोर मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मटेरियल का एक्सचेंज होगा। कुछ ऐसे मटेरियल है जो न्यूक्लियस से दूसरे सेल के न्यूक्लियस को चाहिए, तो वो क्या है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए हैं दो प्रकार का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों के बारे में बताएं। तो एक सेल के न्यूक्लियस से दूसरे सेल के न्यूक्लियस में कुछ मटेरियल का ट्रांसमिशन होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अभी आपको बताएं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में भी फ्लूइड है, जैसे सेल के अंदर में फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये तरल पदार्थ है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर में भी क्या है? फ्लूइड मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर में है ना न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये न्यूक्लियस होता है। और इसी के अंदर में एक क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। और उसी क्रोमैटिन फाइबर के मिलने से है ना क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग है ना आगे के टॉपिक में इस सबको डिस्कस करेंगे। अब समझ लीजिए यहाँ पे, तो पूरे के पूरे सेल के स्ट्रक्चर को तो हम यहाँ पे हम समझा दिए, बता दिए। अब समझिएगा कि एनिमल सेल को प्लांट सेल से कैसे डिफर करेंगे। तो डिफर कुछ नहीं, लगभग सब चीज सेम है। डिफरेंस क्या होगा कि एनिमल सेल में यहाँ पे जो देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर का होगा, लेकिन इसके बाहर में साइड क्या होता है? सेल वॉल का कवरिंग होगा। पहला डिफरेंस ये होगा। दूसरा डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियस ये वैक्यूल्स जो देख रहे हैं एनिमल सेल में क्या होगा? छोटा होगा, 9 भी हो सकता है, और प्लांट सेल में बड़ा होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो देखते हैं कि गोल्जी बॉडी यहाँ पे बोलते हैं, वहां पे डिप्टोजोम्स बोलते हैं। और सबसे बड़ी डिफरेंस की प्लांट सेल जो होगा उसमें एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना, वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट सेल में होता है, जिसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी प्लांट जो अपना फूड का सिंथेसाइजिंग करता है, भोजन जो बनाता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट से बनाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट सेल सिर्फ प्लांट के सेल में मौजूद होगा, एनिमल के सेल में मौजूद नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को चर्चा किया। अब 1 बाय 1 यानी 3 मेन रीजन को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, दूसरा न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, और उसके बाद जैसे ही साइटोप्लाज्म को पढ़ने के लिए शुरू करेंगे तो उसी साइटोप्लाज्म के माध्यम से सारे सेल ऑर्गेनेल का चर्चा करेंगे, बस हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये थिन, इलास्टिक और लिविंग कंपोनेंट्स होता है सेल का, जो एनिमल सेल में डबल लेयर में होगा और प्लांट सेल में सिंगल लेयर में ये मौजूद होता है। और ये 70 एंगस्ट्रॉम थिक होगा, यानी 7 नैनोमीटर के ये मोटाई का ये होता है। और इसको सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में इसको प्रपोज किया था, प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आउटर मोस्ट कवरिंग है इस सेल का, लेकिन सेल के अंदर में जो अभी बताए 1-2 सेल ऑर्गेनेल बताए हैं, उस सेल ऑर्गेनेल में भी ये आउटर मोस्ट जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, ये सब कुछ है, गोल्जी बॉडी हुआ, पेप्जियोम्स हुआ, ये सब का भी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगा ये क्या होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बना हुआ होगा, है। तो एक चीज और यहाँ पे बता देंगे कि सेल के जितने भी इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स देख रहे हैं, सारा का सारा कंपोनेंट्स लिविंग होता है, सारा लिविंग होता है। इसमें बस 3 ऐसा है जो नॉन लिविंग होता है, और उसका नाम क्या है? तो सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स क्या है? ये नॉन लिविंग होता है, इसमें कोई लाइफ नहीं होता है। और उसके बाद जो सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होता है, जिसको सेलुलर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, वो जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के तौर पे जाना जाता है। ये चीज हुआ। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देखें। अब इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन जो हम लोग बताएंगे यहाँ पे, अभी जस्ट डिस्कस किए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मटेरियल को इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड मूव करने के लिए मूव करने का काम करता है। इसी वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन हिंदी दिस इज कॉल्ड एज द अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको हम लोग बोलते हैं,
है ना। अब देखिएगा कि मटेरियल का एक्सचेंज कैसे होता है, तो समझेंगे यहाँ पे कि एक से मतलब सेल के अंदर से बाहर मटेरियल का एक्सचेंज या फिर बाहर से अंदर जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा। तो समझेंगे यहाँ पे कि इसके लिए दो प्रोसेस होता है, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये टेक्स प्लेस करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिफ्यूजन क्या है, डेफिनेशन समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन is known as diffusion, and diffusion takes place in all three medium solid liquid and gas। diffusion तीनों में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेल के केस में जो हम लोग देख रहे हैं डिफ्यूजन, ये गैसियस मटेरियल के केस में देखेंगे। और दूसरा यहाँ पे फिनोमेनन जो ऑस्मोसिस बता रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड का एक्सचेंज होगा, लिक्विड मटेरियल का एक्सचेंज एक मतलब एक क्या बोलते हैं सेल के अंदर से सेल के बाहर या सेल के बाहर से सेल के अंदर होता है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। डेफिनेशन सेम है इसका भी, द एक्सचेंज जैसे डिफ्यूजन का डेफिनेशन है वैसे ही ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है। फिर से एक बार बता देते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। फर्क सिर्फ इतना है कि डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस दोनों में तीनों में होता है और ऑस्मोसिस लिक्विड में होता है, जनरली लिक्विड के केस में यहाँ पे होता है। तो ये चीज देखिए। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऑस्मोसिस जो यहाँ पे हो रहा है, तो सेल के अंदर जो ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे तीन केसेस क्रिएट होते हैं, है ना। गौर करेंगे यहाँ पे कि थ्री कंक्लूजन यहाँ पे क्रिएट होते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि ऑस्मोसिस, अभी हम ऑस्मोसिस का टाइप बता रहे हैं, ऑस्मोसिस सेल में होता है तो कैसे होता है। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है, बहुत ज्यादा डिस्कस लोग इसको नहीं करते, फिर भी यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस इज प्योरली ए मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस बाय व्हिच सेल एब्जॉर्ब वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी सेल बिना किसी एनर्जी का वाटर मॉलिक्यूल्स को या फिर वाटरी मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेता है ना। ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि एनिमल सेल में कैसे ये सारा का सारा चीज होता है, तो यहाँ पे तीन केस आपको मिलेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। समझेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं कि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। यानी बाहर में, सेल के बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग पढ़े हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, अभी जस्ट बताएं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आउटसाइड द सेल एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल कम है, तब बट नेचुरल है कि यहाँ पे वाटर आउटसाइड टू इन मतलब इनसाइड ये मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। और मूव करेगा तो इस केस में क्या होता है कि मूव करेगा ना तो सेल एक्सपैंड करता है, क्योंकि पानी जब आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस तरीके से सेल जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है ना। अब इस तरह के सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन देख रहे हैं वाटरी सॉल्यूशन जो बोल रहे हैं, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे सेल एक्सपैंड करता है। दूसरा केस यहाँ पे बता रहे हैं कि जितना कंसंट्रेशन सेल के अंदर में है उतना ही कंसंट्रेशन सेल के बाहर में भी है।